तो ओके जी, हम अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है, जिसमें सबसे जो पहला मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो हमारे साथ एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और साथ में इसके बहुत सारे टाइप्स है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एंजाइटी के हवाले से। एंजाइटी किसे कहते हैं? जनरली अगर एंजाइटी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो एंजाइटी से मुराद बेचैनी को कहते हैं। बेचैनी से मुराद नर्वसनेस। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप बेचैन हो या किसी चीज़ के होने की वजह से जब आप बेचैन हो, नर्वसनेस का शिकार हो, ठीक है, कंफ्यूजन का शिकार हो, ठीक है, और अपने आप को जो है इजी फील नहीं करते, तो इस तरह की जो फीलिंग होती है, ठीक है, इस तरह की जो सिचुएशन कंडीशन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंजाइटी कहते हैं। तो यहाँ पर एंजाइटी का जो मतलब है वो आपको बताया गया है कि एंजाइटी मीन वेग सब्जेक्टिव नॉन स्पेसिफिक फीलिंग, अनईजनेस, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मीन फीलिंग ऑफ ड्रेड और इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, सो एंजाइटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपने आप को किसी कंडीशन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को जो है अनईजी महसूस करते हो, ठीक है, और इसके साथ साथ आप बेचैनी कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, नर्वसनेस का शिकार हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एंजाइटी कहेंगे। ठीक है, अब एंजाइटी के अगर काजिज के हवाले से हम बात करें तो इसके बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, जिसमें हमारे साथ बायोलॉजिकल काजेज भी आ सकते हैं। बायोलॉजिकल काजेज से मुराद ये है कि इनसाइड बॉडी जो है किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी डिजीज की वजह से आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकली भी जो है आपके जो बॉडी फंक्शन है उसमें खराबी आने की वजह से आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, या माशरती तौर पर कोई कोई ऐसी बात जो कि आपके लिए जो है वो गवारा ना हो, ठीक है, आपके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल ना हो, और आप मुसलसल जो है ऐसी बातों को एक्सपोज हो रहे हो, ऐसी बातों को आप सुन रहे हो, तो मुसलसल इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो है आप नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो इन वजूहात की वजह से भी एनजाइटी जो है ये काज हो सकती है। तो काजिज की अगर हम बात करें तो रिजल्ट ऑफ थ्रेड टू वन बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल इंटीग्रिटी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से मुराद ये है कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ इस तरह के सिचुएशन आ जाए, कुछ इस तरह के इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से आप जो है अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को जो है इजी महसूस नहीं करते, अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करते, और आप बेचैनी, तजब्जुब, नर्वसनेस का शिकार हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। तो मतलब यह है कि एंजाइटी जो है ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, और सोशल फैक्टर्स की वजह से भी काज हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने जो है इस बात को याद रखना है कि एंजाइटी से मुराद क्या है? एंजाइटी से मुराद बेचैनी है। आप बेचैनी का शिकार हो जाए, नर्वसनेस का शिकार हो जाए, ठीक है, और अपने आप को जो है आप कंफर्टेबल महसूस ना करें, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, एंजाइटी एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एंजाइटी एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, जब आप स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं, तो मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से आप बेचैन रहना शुरू कर देते हैं, आप बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इस तरह की सिचुएशन से अब किस तरह से बाहर निकलूं, किस तरह से मैं इन अनफेवरेबल सिचुएशंस को डील करूं। तो एंजाइटी जो है ये असल में स्ट्रेस की वजह से भी काज हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी को आप फेस कर सकते हैं। स्ट्रेस इज द वियर एंड टीयर ऑफ लाइफ दैट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब आप किसी ऐसे सिचुएशन
को एक्सपोज हो जाए, किसी ऐसे इवेंट को आप फेस करें जो कि आपके लिए जो है डिफ़िकल्टी का बायस बने, ठीक है, जिसकी वजह से आप मुश्किलात में जो है गिर जाए, ठीक है, और फिर आप उससे बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही हो, तो आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज द वियर एंड टीयर ऑफ लाइफ दैट इफेक्ट ऑन द बॉडी। वियर एंड टीयर से क्या मुराद है? वियर एंड टीयर से मुराद ये है कि स्ट्रेस ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है, जिसके आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। It occurred when a person has difficulty dealing with life situation, problems and goals. इसी तरह से स्ट्रेस तभी काज होता है जब आप किसी किस्म के डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैंने आपको कहा कि आप अपनी लाइफ की किसी ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जिसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जिसको डील करना, जिसमें आपका एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने की वजह से जो है आप स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं और आप फिर क्या होते हैं? आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। आई वाज चैप्टर नेम ये हमारे साथ मेंटल प्रॉब्लम है एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में हम सबसे पहले एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर को अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइटी के हवाले से मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा कि एंजाइटी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि जब कोई बंदा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती है कि किस तरह से मैंने इससे बाहर निकलना है, इसको मैंने डील करना है। तो ऐसे सिचुएशन में वो इंडिविजुअल लोग जो है वो बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और इसी तरह से फिर इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? एंजाइटी कहते हैं। इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे बढ़े तो एंजाइटी एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है, जब आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो स्ट्रेस में मुब्तला होने की वजह से जो लोग हैं वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस के हवाले से मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस इज़ द वियर एंड टीयर ऑफ लाइफ दैट इफेक्ट ऑन द बॉडी। स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी शख्स का, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। वियर एंड टीयर से मुराद तबाह व बर्बाद या ख़राब हो जाती है, जिसके डायरेक्ट असरात उनके बॉडी पर पड़ते हैं, और ये असरात ज़्यादातर मनफी असरात होते हैं, ठीक है। इट अकर व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी डीलिंग विद लाइफ सिचुएशन, प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। इसी तरह से स्ट्रेस ये कब काज होता है? स्ट्रेस जो है ये तब काज होता है जब आप किसी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, किसी ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, या कोई ऐसे गोल पर आप काम कर रहे होते हैं जो कि आपके लिए पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मुसलसल इस तरह के सिचुएशन को फेस करने की वजह से आप थकावट का शिकार हो जाते हैं और आप पर एक तरह का बर्डन जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। और इसी तरह से मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से जो लोग होते हैं वो बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उनको फिर समझ में नहीं आता कि वो अगर करे तो क्या करे, किस तरह से इन मसाइल को जो है वो हल करे। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जब कोई बंदा जो है वो स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं तो मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से वो एंजाइटी का भी फिर शिकार हो जाते हैं। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम की बात यहाँ पर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेस और इसके साथ साथ एंजाइटी की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और जब हमारा नर्वस सिस्टम ऐसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है
तो फिर दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है मोस्टली जब हम जो है फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम गुस्से की हालत में होते हैं, या हम जो है बहुत ज़्यादा एंगरनेस का शिकार हुए होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ होता है और ख़ास किस्म के हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, जिसको एड्रेनलिन कहते हैं, ठीक है, या एपिनेफ्रिन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इन हार्मोन्स की मुसलसल सिक्रीशन की वजह से हमारी जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे मसल जो है वो हरकत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो है आ जाते हैं, या तो हम फिर उन हालात का मुकाबला करते हैं या फिर मैदान को जो है छोड़कर भागते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी जो थी वो क्या कर रही थी, वो अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, हमारे बॉडी के जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको क्या करती है, उसको दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, और इसी तरह से जो एड्रेनलिन जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट हो रही होती है, ठीक है, तो उसकी सिक्रीशन को क्या कर देती है, उसकी सिक्रीशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्वस सिस्टम की, ठीक है। So autonomic nervous system responses to stress by increasing blood flow to the organs, releases adrenaline, cause द बॉडी टू टेक इन मोर ऑक्सीजन, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने अभी आपको कही कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेस की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स है वो अपना काम जो है बढ़ा देती है, अपना काम जो है वो इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गन को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से ज़्यादा ब्लड फ्लो जब होती है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो में ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, और इसी तरह से ये ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हम अपने इर्द गिर्द माहौल से ज़्यादा कंसनट्रेशन में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में आने की वजह से हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके एक्टिवेट होने की वजह से और एड्रेनलिन हार्मोन्स की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे बॉडी में शुरू हो जाते हैं। इसके ऑपोजिट हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिवर्सेस द प्रोसेस एंड रिटर्न द बॉडी टू नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी के जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है, उसके बिल्कुल मुतरादिफ काम करती है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करती है, रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज करती है, मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। तो इसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो हमारे बॉडी के जो हार्ट रेट है उसको क्या करता है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, रिस्पायरेटरी रेट को डिक्रीज कर देता है, ब्रीथिंग रेट को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह से जो प्यूपिल ऑफ द आई है, आई का जो प्यूपिल है, ठीक है, मतलब आई के अंदर जो सर्कल होता है सेंटर में, ठीक है, जो कि बड़ा छोटा होता है, लाइट को रिस्पॉन्ड जब आप आंखों में लाइट डालते हैं तो उस लाइट के डालने की वजह से हमारे आंखों के अंदर जो बिल्कुल सेंटर में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है तो ये क्या होती है, ये क्लोज हो जाती है लाइट के आने की वजह से, और जब लाइट नहीं होती, ठीक है, इन पर तो ये जो है बिल्कुल खुल जाती है, ये जो है वाइडर हो जाती है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जो प्यूपिल होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाइडर हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। सो ये हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है दोबारा नॉर्मल कंडीशन की तरफ आना शुरू हो जाती है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के जो सिम्टम्स है उसके हवाले से बात करेंगे, और एंजाइटी के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर क्या असरात जो है वो मुरतब होते हैं, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर फिजियोलॉजिकली हम बात करें एंजाइटी की सिम्टम्स के हवाले से, तो एंजाइटी के सिम्टम में फिजियोलॉजिकली मतलब हमारे फंक्शंस में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इरिटेबिलिटी, हम जो है इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम जो है रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, मतलब बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, पुअर कंसंट्रेशन, हम चीज़ों पर फिर प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हम बेचैन होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हुए होते हैं, ठीक है। हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इस वजह से हम चीज़ों को सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ वरिंग थॉट, ठीक है, वरिंग थॉट से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा जो है वरिड हो जाते हैं। इसके साथ साथ सेंसिटिव टू नॉइस, नमनेस, इसके अलावा शोर की वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शोर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती है, और नमनेस का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से अगर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर सिम्टम्स के, सॉरी, एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उसके हवाले से हम बात करें, तो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में सबसे पहले आपका जो माउथ है ये आ जाता है, ठीक है। तो आपका माउथ जो है ये क्या हो जाता है, खुश्क हो जाता है, गुस्से की वजह से, बेचैनी की वजह से जो है ये हमारा माउथ जो है ये क्या हो जाता है, मुंह जो है ये ड्राई हो जाती है। इसके अलावा डिस्फेजिया, हमें चीज़ों को निगलने में मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इपीगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, हमें जो है पेट में जो है डिस्कम्फर्ट होना, महसूस होना शुरू हो जाता है, मतलब पेट में या तो दर्द शुरू हो जाता है या हमारा जो स्टमक है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लूज मोशन जो है आने लगते हैं। अक्सर औकात आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा और दूसरे लोगों को भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने की वजह से उनके पेट में जो है दर्द हो जाता है, या वो पानी फिर नहीं पी सकते, ठीक है, पानी को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पी पाते। इसके अलावा उनका मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है डर की वजह से, बेचैनी की वजह से, एंजाइटी की वजह से, और इसी तरह से उनका पेट जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं, तो पल्पिटेशन जो है वो होने लगती है, आपको अपना जो हार्ट बीट है वो महसूस होने लगती है, ठीक है। इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, चेस्ट में जो है, सीने में जो है आपको डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ आपकी जो बीट्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें जो है बीट्स रिदम जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ बीट जो है वो मिस होते रहते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम पर एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं, तो वही बात है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसके साथ साथ सांस लेने में जो है दुश्वारी होने लगती है लोगों को जो कि एंजाइटी का शिकार होते हैं। किस तरह से दुश्वारी होने लगती है, उनकी जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो फिर प्रॉपर तरीके से मुकम्मल सांस नहीं ले पाते, बल्कि जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, और जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है तो वो मतलब रैपिड ब्रीथिंग होती है लेकिन शेलो होती है, डीप ब्रीथिंग नहीं होती, मुकम्मल सांस नहीं लेते, मुकम्मल सांस को अंदर नहीं ले जाते, बल्कि जो है सरसरी वो सांस लेते हैं। जैसे कि अब आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे जो है कितना जल्दी सांस लेते हैं, ब्रीथिंग रेट उनका कितना ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से जब हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं तो फिर हमारी जो सांस है वो बच्चों की तरह हो जाती है, जल्दी जल्दी हम सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जिनेटो यूरिनरी सिस्टम पर एंजाइटी के जो सिम्टम्स है वो ये है कि जब फीमेल्स में इनका सिम्टम्स ये है कि फीमेल्स का ज़्यादातर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो ख़राब हो जाता है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जो डेट्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुसलसल परेशानी की वजह से जो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं तो उनका जो टाइम पीरियड होता है तो वो फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 30 तक पहुंच जाता है, 34-35 डेज़ बाद या 40 डेज़ बाद भी कुछ लोगों की जो पीरियड है वो आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से सांस, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, इसी तरह से
बार बार वो बाथरूम के लिए जाते हैं, ठीक है, बार बार जो है वो पेशाब करने के लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है, और प्रॉपर तरीके से वो फिर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते, और इसी तरह से दोनों जो मेल फीमेल हैं उनको जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा जो है उनको डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा जो सोमेटिक है, सोमेटिक में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है, मतलब मसल स्पाज़म अक्सर औकात होते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बंदा जो है वो गुस्से में आ जाते हैं या परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, या डर जाते हैं, तो डरने की वजह से उनके हाथ पांव जो है वो कांपने लगते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमर्स कहते हैं। ट्रिमर से मुराद क्या है, ट्रिमर से मुराद हाथ पांव का कांपना, इनवॉलेंट्री हाथ पांव का कांपना, और वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो डर की वजह से, परेशानी की वजह से आपके हाथ पांव जो है वो कांप रहे होते हैं, बल्कि पूरी जिस्म जो है वो कांप रही होती है, सर में दर्द हो जाता है। इसी तरह से नींद जो है लोगों को फिर सही तरीके से नहीं आती, और डिजनेस मतलब सर चकराना शुरू हो जाता है। तो ये एंजाइटी के साइन सिम्टम्स हैं हमारे बॉडी के मुख्तलिफ सिम्टम सिस्टम में, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? हेलो। जी सर। यस सर। ओके। समझ आ गई है सर। ओके गुड। लेवल्स ऑफ एंजाइटी। अब हम एंजाइटी के जो मुख्तलिफ लेवल्स है, ठीक है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। एमसीक्यूज़ में इससे एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, और इससे पहले का जो स्लाइड है वो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया तो उससे भी एमसीक्यूज़ आते हैं। लेवल ऑफ एंजाइटी में आप लोगों ने सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे साथ एंजाइटी के 4 लेवल है। सबसे पहले हमारे साथ माइल्ड लेवल होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर मॉडरेट लेवल होता है, तीसरे नंबर पर सीवियर लेवल होता है, और चौथे नंबर पर हमारे साथ पैनिक लेवल होता है, ठीक है। सो Hilgert Peplai interpersonal relation in nursing 1952 identify 4 stages of anxiety on a continent, ठीक है। हिल्गर्ट पेप्लाई जो थे ये असल में एक थ्योरिस्ट थे। इन्होंने अपना एक बुक जो है पब्लिश किया था 1952 में, जिसका नाम इंटरपर्सनल रिलेशंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, इस नाम से इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था 1952 में, जिसमें इन्होंने एनजाइटी के 4 मुख्तलिफ लेवल जो है बताए थे, जिसमें एक हमारे साथ माइल्ड है, दूसरा हमारे साथ मॉडरेट है, तीसरा हमारे साथ सेवियर है, और चौथा हमारे साथ पेनिक है। तो इन चारों लेवल के हवाले से अब हम बात करेंगे। लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये देख सकते हैं कि हमारे साथ जो माइल्ड एंजाइटी का शिकार होते हैं तो उनकी कुछ फेशियल एक्सप्रेशन आपको इस तरह से दिखाई देगी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें, अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप देखिए मॉडरेट को, तो मॉडरेट में आपको जो इंडिविजुअल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। इनके फेस को आप देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को। जब सीवियर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं लोग, तो उनकी फिर कंडीशन इस तरह की होती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब पैनिक एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं तो वो फिर उन एरिया से दुम दबाकर जो है भागने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को जो है किनारा कश करने में बेहतरी समझने लगते हैं। तो ये हमारे साथ डिफरेंट लेवल ऑफ एंजाइटी है, जिसके हवाले से अब हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिक चेंजेस इन माइल्ड एंजाइटी, ठीक है। जब एक बंदा जो है वो माइल्ड एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, माइल्ड एंजाइटी से मुराद ये है कि जब उन पर जो एंजाइटी है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है, उसके पहले लेवल में होते हैं, ठीक है, जिसको हम माइल्ड एंजाइटी कहते हैं। तो इस माइल्ड एंजाइटी में उनके बिहेवियर में क्या तब्दीलियां हमें देखने को मिलती है, और उनके जो
बॉडी फंक्शन है उसमें हमें क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिक से मुराद उनके बॉडी फंक्शन में हमें क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलती है और उनके बिहेवियर में हमें क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। तो फिजियोलॉजिकली क्या होता है, फिजियोलॉजिकली परसेप्चुअल फील्ड वाइडन, परसेप्चुअल फील्ड वाइडन से क्या मुराद है, उनके सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो क्या हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि एक मिसाल के तौर पर आप लोग जो है रिसर्च पर काम कर रहे हैं या आप कोई प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं, अपने पेशेंट को जो है इंजेक्शन दे रहे हैं, तो इंजेक्शन देने के दौरान आपसे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपके पेशेंट पर उसके रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। तो रिएक्शन के शुरू होने की वजह से आप जो है बिल्कुल चौकस हो जाते हैं, आप जो है बिल्कुल जो है एक्टिव हो जाते हैं और आप जो है उस एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए जो है तदबीर अपनाना शुरू कर देते हैं और सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इन पर ये रिएक्शन हुआ। हमने तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रिकॉशन को यूज़ करते हुए हमने इनको इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया था, फिर भी इन पर रिएक्शन हुआ, तो क्यों हुआ। तो मतलब ये है कि आपकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और आप चीज़ों के बारे में फिर बारीक बीनी से काम लेते हैं, आप उस पर सोच समझ कर जो है उस पर आप जो है अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कहते हैं परसेप्चुअल फील्ड वाइडन, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, इसी तरह से फिर आप मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अपने आप को ख़बरदार करना शुरू कर देते हैं, आप चीज़ों के बारे में अपने आप को जो है इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को जानने लगते हैं और इसी तरह से आप अपने आप को मज़ीद जो है मोटिवेट करते हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, ज़ाहिरी बात है जब आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और उस गलती पर सोचने लगते हैं कि यह गलती किस तरह से मुझसे हुई और इस गलती की वजह से मेरे पेशेंट को क्या नुकसान जो है वो पहुंचा। तो इस पर जब आप सोचेंगे, तो जब आप किसी चीज़ पर सोचेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को फिर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, आपको जो है बेहतर तरीके से उस चीज़ के बारे में समझ आएंगी और इसी तरह से फिर आप उन प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ सोल्व कर सकेंगे। तो मतलब यही है इस पॉइंट का कि इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, मतलब यह है कि इसकी वजह से परसेप्चुअल फील्ड वाइडन की वजह से आप में फिर ये सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि आप फिर प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम्स जो है वो फिर जल्दी जल्दी आप सॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि इसके साथ आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को सोच समझ कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ पर जो है सोच विचार कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत और जो लर्निंग है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा आप इरिटेबल होते हैं, ठीक है, इरिटेबल होते हैं, इरिटेबल से मुराद ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पर आप इरिटेट होते हैं, क्योंकि आपने चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दी होती है, तो छोटी सी छोटी चीज़ भी आपकी कंसंट्रेशन को मुतासिर करती है, तो इसकी वजह से फिर आप इरिटेट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर बिहेवियरल चेंजेस के हवाले से बात करें तो बिहेवियर में माइल्ड एंजाइटी की वजह से चेंजेस कुछ इस तरह से आती है कि जो बंदा होता है, जो पेशेंट होता है, वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है। बटरफ्लाइज इन स्टमक, मतलब स्टमक में जो है बटरफ्लाइज, मतलब क्या कहते हैं, चूहे दौड़ने लगते हैं या पेन जो है वो होने लगती है, ठीक है, अजीब सा दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सोने में जो है फिर पेशेंट को डिस्टरबेंस जो है होती है, वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते, ठीक है, इंसोमिया का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी आवाज़ों से वो फिर परेशान होने लगते हैं और इरिटेट होने लगते हैं, जिसको हम मोर सेंसिटिव टू नॉइज़ कहते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो मैंने आपको लेफ़्ट साइड पर जो हमारे साथ मौजूद है ये वाले, ये मैंने आपको बताए, और जो राइट साइड पर हमारे साथ मौजूद है ये हमारे साथ बिहेवियरल चेंजेस है जो कि पेशेंट में माइल्ड एंजाइटी की वजह से आती है। इसी तरह से मॉडरेट एंजाइटी की वजह से पेशेंट की बिहेवियर और फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आती है, तो फिजियोलॉजिकली उनमें जो चेंजेस आती है वो क्या है, सॉरी, हाँ जी, फिजियोलॉजिकली उनमें जो चेंजेस आती है वो ये है कि इमीडिएट टास्क ओरिएंटेड, वो फिर
जब ज़ाहिरी बात है जब एक बंदा जो है वो मॉडरेट एंजाइटी का शिकार होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मसला जो है उनके लिए थोड़ा थोड़ा पेचीदा होता जा रहा होता है। तो पेचीदा होने की वजह से प्रॉब्लम जो है थोड़ा मज़ीद पेचीदा होने की वजह से वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो फिर अपने बर्डन्स को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं इमीडिएट टास्क ओरिएंटेड, मतलब हर एक काम को अपने टाइम पर करते हैं, अपने वक्त पर करते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते। अटेंटिव टू इमीडिएट टास्क, हर एक काम के लिए जो है तैयार बैठे रहते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन बट कैन बी रीडायरेक्टेड, इसके अलावा जल्दी में रहने की वजह से उनको चीज़ों पर कंसंट्रेट करने में दुश्वारी तो होती है, लेकिन वो खुद से दोबारा से जो है अपने आप को चीज़ों की तरफ जो है कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को कर लेते हैं, उन टास्क को जो है वो कर लेते हैं। इसके अलावा जो बिहेवियरल चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस में जो वाइटल साइन होते हैं इंडिविजुअल का वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वाइटल साइन में आपकी सर, ब्रीथ। जी जी। ये वाइटल साइन तो हमारे फिजियोलॉजी में आएंगे ना, हमारा बॉडी के फंक्शन है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने ये बिहेवियरल जो लेफ्ट साइड पर है ये मैंने बिहेवियरल चेंजेस के बारे में बताया। अब राइट साइड पर जो हमारे साथ है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ठीक है। जी सर। हाँ जी बिल्कुल। सो थैंक यू। वाइटल साइन जो है ये हमारे साथ क्या होंगे, ये नॉर्मल से थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बंदा जो है थोड़ा थोड़ा एंजाइटी की तरफ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है वो परेशानी की तरफ जा रहे हैं। तो परेशानी की वजह से, एंजाइटी की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से उनको चीज़ों के बारे में समझ नहीं आएंगी, या वो चीज़ों को करेंगे लेकिन बहुत मुश्किल के साथ करेंगे। तो इसकी वजह से वो जो है बेचैनी का शिकार होंगे, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होंगे, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ उनका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ चांसेस है कि उनकी जो बीपी है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होने की वजह से ज़ाहिरी बात है फिर हीट प्रोडक्शन जो है वो भी बॉडी में हो रही होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो भी इनका इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ठीक है, बार बार वो बाथरूम के लिए जाते हैं, बार बार जो है वो यूरिनेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी माउथ जो है वो खुश्क हो जाती है, और इसके साथ साथ मसल स्पाज्म हो जाता है। मसल टेंशन से मुराद इनवॉलेंट्री मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ बातों की जो रफ्तार है, अल्फाज की जो अदायगी है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, और वो फिर जल्दी जल्दी बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ डायफोरेटिक, डायफोरेटिक किसे कहते हैं, डायफोरेटिक मतलब बहुत ज़्यादा पसीना उन पर आने लगता है। तो ये उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। किन पेशेंट में, वो पेशेंट जो कि मॉडरेट एंजाइटी का शिकार हुए हो। सही है। इसी तरह से मज़ीद अगर हम बढ़े सेवियर एंजाइटी की तरफ, तो सेवियर एंजाइटी में हमारे साथ जो अ, अच्छा जी, नैरो परसेप्चुअल फील्ड ऑन डिटेल डिफिकल्टी कंप्लीटिंग टर्न कैन नॉट लर्न, ओके। हमारे साथ बिहेवियरल चेंजेस जो है ये लेफ्ट साइड पर है। नैरो परसेप्चुअल फील्ड ऑन डिटेल मतलब उनकी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ठीक है। तो एनजाइटी की वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि नैरो परसेप्चुअल फील्ड। परसेप्चुअल फील्ड से मुराद उनके सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो नैरो हो जाती है, नैरो मीन डिक्रीज हो जाती है। डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग टास्क, इसी वजह से फिर उनको काम मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। कैन नॉट लर्न इफेक्टिवली, चीज़ों को वो प्रॉपर तरीके से फिर सीख नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो इस वजह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं, सीख नहीं पा रहे होते हैं। फीलिंग ऑफ ड्रेड और डूम, इसी तरह से
वो जो है ऐसे फील कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज फील कर रहे होते हैं, और उनका जो दिल है वो डूब रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम फील करते हैं ना, अक्सर औकात हम कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो मतलब डूब डूब रहा है या डूबा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग उनको आ रही होती है, और अक्सर औकात बहुत ज़्यादा एनजाइटी की वजह से वो रोने लगते हैं। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दैट इज रोकिंग, और उनकी जो बिहेवियर होती है वो जो है वो रेयर। तो रिचुअलिस्टिक के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसे कि बच्चे बिहेव कर रहे हो, मतलब बगैर सोचे समझे वो फिर हरकतें करने शुरू कर जाते हैं। इसी तरह से फिजियोलॉजिक चेंजेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो फिजियोलॉजिक चेंजेस में क्या होता है, हेडेक एंड नोजिया, वॉमिटिंग। पेशेंट जो है वो सर दर्द का शिकार हो जाता है, नोजिया उनको हो जाती है, और वॉमिटिंग वो शुरू कर देते हैं। वर्टिगो से मुराद सर चकराने शुरू हो जाता है, स्किन जो है पेल हो जाती है, हार्ट रेट टेकिकार्डिया मीन हार्ट रेट जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ चेस्ट पेन जो है ये हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा रिजिड रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंस, ये क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ओके, चलिए इसको फिर देखेंगे। तो ये हमारे साथ सेवियर एंजाइटी में होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद फिर हमारे साथ पैनिक लेवल एंजाइटी आती है, जिसमें पैनिक लेवल एंजाइटी में बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे साथ क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस में अनएबल टू प्रोसेस, मतलब वो फिर इस काबिल नहीं होते कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को वो मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर हो जाते हैं। इसके साथ साथ डिस्टोर्टेड परसेप्शन, उनकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है। कैन ओनली फोकस ऑन सेल्फ, सिर्फ उनका जो है अपने ऊपर जो है फोकस होता है कि मैंने किस तरह से अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, बचाना है अपने आप को। रिस्क फॉर सेल्फ हार्म, इस सिचुएशन में पेशेंट को जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से इस सिचुएशन में जो पेशेंट होता है या जो बंदा होता है जो कि पैनिक लेवल एंजाइटी का शिकार हुआ होता है, तो उनको खतरा होता है कि कहीं ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। अनएबल टू कम्युनिकेट, ठीक है, फिर लोगों के साथ वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस नहीं कर पाते। इरेशनल थॉट्स बिहेवियर, इस तरह से सोचने और बिहेव करना शुरू कर जाते हैं जो कि इरेशनल होते हैं, जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती। ठीक है, और इसी तरह से पॉसिबल डिल्यूशन हेलुसिनेशन, और मुमकिन होता है कि ये बंदा जो है डिल्यूजन या हेलुसिनेशन का शिकार हो जाए। डिल्यूजन के हवाले से भी मैंने आपको बताया था, और हेलुसिनेशन के हवाले से भी मैंने आपको बताया था। डिल्यूजन मीन फॉल्स बिलीव, ठीक है, और हेलुसिनेशन मीन फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन कहते हैं। इसी तरह से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, कैन रन अवे फ्रॉम सीन। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है लेफ्ट साइड पर, अब यहाँ पर हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस के हवाले से सबसे पहले बात की। अब राइट साइड पर हम जो है बिहेवियरल चेंजेस के हवाले से बात करेंगे। तो कैन रन अवे फ्रॉम सीन, उस एरिया उस सिचुएशन से जो है भाग जाते हैं जहाँ पर उनको जो है मसला दरपेश आया हुआ होता है, या जहाँ पर जो है वो इस एंजाइटी का शिकार हुए होते हैं। कैन बी इमोबलाइज और म्यूट, या तो जो है वो लोग बिल्कुल उसी सिचुएशन में उसी जगह पर जो है खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर औकात जब डाकू जो है गन पॉइंट पर आपको कहता है कि बिल्कुल चुप होकर खड़े हो जाए और बिल्कुल हरकत ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में बंदा जो है वो फिर ना कोई हरकत करता है और ना ही बिल्कुल कोई बात जो है वो मुंह से निकालता है। ठीक है, तो जो थोड़े से अपनी ऊपर ख्याल रखते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखते हैं और अपना आप जो है उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, तो वो तो फिर आंखें भी बंद कर लेते हैं और बिल्कुल डांचा जो है वो बन जाते हैं, बिल्कुल हरकत नहीं करते। और मेरी तरह जो बेवकूफ़ लोग होते हैं तो वो अपने आप से अर्तुगल बनाने की कोशिश करते हैं और उनका जो है मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर औकात नुकसान फिर उठाते हैं।
इसके अलावा डायलेटेड प्यूपल, प्यूपल जो है वो डायलेटेड हो जाता है, ब्लड प्रेशर इसी तरह से पल्स और रिस्पायरेटरी रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ बंदा जो है फ्लाइट कर जाता है, या तो उस एरिया से भाग जाता है, या वहाँ पर मुकाबला करने लगते हैं फाइट, या वहाँ पर बिल्कुल फ्रीज रिएक्शन देने लग जाते हैं, बिल्कुल जेम हो जाते हैं। तो ये वो बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि सीवियर पैनिक लेवल एंजाइटी में पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, फेस करते हैं।